गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कैलकुलस वन का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम रिव्यू करेंगे या रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं कैलकुलस को स्टडी करने में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंगल क्या है, उसके बाद हमारे पास ये रेडियन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एंगल रेडियन और डिग्री क्या चीज़ होती है। जब भी हम कहते हैं कि हमारा एंगल एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे है तो उसका क्या मुराद होती है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह डिफाइन करते हैं किसी भी एक्यूट एंगल के लिए, और किसी भी जर्नली किसी भी एंगल के लिए हम किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करते हैं। देन हम रेफरेंस एंगल को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें तो एंगल हमारे पास जब भी हम दो रेज लेते हैं और उनके कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे पास एक एंगल बनता है। तो एंगल की जो हमारे पास दो रेज होती हैं उसको हम एक रेज को इनिशियल साइड कहते हैं और दूसरी रेज को हम कहते हैं कि ये टर्मिनल साइड है किसी भी एंगल की। और एंगल असल में हमें शो क्या कर रहा होता है, ये हमें रोटेशन को शो कर रहा होता है जो कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ होती है। और एंगल की जो मेजरमेंट होती है, मीन कि जब हम कहते हैं कि एंगल हमारा एंगल की वैल्यू हमारी इतनी है, कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है, ये डिपेंड करती है हमारे रोटेशन की डायरेक्शन पे। अगर हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारा एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर हमारी जो एंगल की रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी तो हमारी जो एंगल की वैल्यू है या मेजरमेंट है वो नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास दो एंगल हैं, मीन कि ये हमारे पास एक एंगल है। अब अगर हम इस पे गौर करें तो हमने दो रेज ली हैं। ये एक जो इनका इनका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ओ, और उससे हमने ये एक रेज ली है जिसको हमने इनिशियल साइड कहा है और दूसरी रेज को हमने कहा है कि ये टर्मिनल साइड है। तो इन दोनों की कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से हमें ये एक एंगल थीटा मिला है। तो ये जो ओ को हम इस एंगल का वर्टेक्स भी कहेंगे। और इधर अगर हम देखें जिसको हमने एंगल ए ओ बी का नाम दिया है तो ये हमारे पास पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम इस तरह अगर इसी तरह इस पे गौर करें, जो हमने रेड रेड में एंगल बना रखा है कि एंगल सी ओ डी, ये हमारे पास अब इसकी इनिशियल साइड ये है ओ सी, ये इनिशियल साइड है, और ये ओ डी हमारे पास इसकी टर्मिनल साइड है। और एंगल सी ओ डी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। तो इस तरह हम किसी भी एंगल को डिस्कस करते हैं कि एंगल असल में होता क्या है, उसकी जो हम लेते हैं कि इसकी नेगेटिव वैल्यू से क्या मुराद है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू से क्या मुराद है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट फॉर एन एंगल। तो जो कॉमनली यूज मेजरमेंट है वो हमारे पास एंगल के लिए वो हमारे पास डिग्री है और एक रेडियन है। मेजरमेंट से मुराद ये है कि जिस तरह हम कोई भी चीज़ लेते हैं, हम कहते हैं कि हमने ये लेनी है, मैस उसका इतने किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो जस्ट लाइक हमारे पास एंगल की भी मेजरमेंट होती है। तो हमारे पास दो कॉमन मेजरमेंट है, एक डिग्री है और एक रेडियन है। जब हम कहते हैं कि हमारे एंगल की वैल्यू है 360 डिग्री या इतनी डिग्री है, तो इससे मतलब क्या होता है हमारा, तो इससे मतलब हमारा होता है फॉर एग्जांपल अब जब हम कहते हैं कि हमारा जो एंगल की वैल्यू वो 360 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एंगल ने एक पूरी रोटेशन कंप्लीट कर ली है। मींस के जहाँ से इसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ गई हैं। तो इस तरह के हम हमारे पास जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे कि ये 360 डिग्री है। और जब हम कहते हैं कि हमारे एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है तो इससे मुराद हमारी ये होती है कि हमारे जो एंगल ने वो हाफ रोटेशन कंप्लीट की है। मींस कि उसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड बिल्कुल अपोजिट साइड पे हो गई हैं। और जब हम कहते हैं कि हमारे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो इससे मुराद हमारी ये होती है कि हमारे जो एंगल ने रोटेशन जो अभी तक कंप्लीट की है वो उसके उसने अभी तक चौथा हिस्सा अपनी रोटेशन का कंप्लीट किया है। मीन्स के दोनों इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इससे हम ये मुराद लेंगे कि हमारी जो एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री है।
देन हम बात करते हैं हमारे कि रेडियन क्या है। रेडियन पे अगर हम गौर करें तो ये रेडियस से मिलता जुलता लफ्ज़ है। तो इसका मतलब ये है कि रेडियस क्योंकि हमारे पास किसी भी सर्कल का होता है तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में सर्कल इन्वॉल्व होगा। तो अगर हम रेडियन की डेफिनेशन देखें तो रेडियन, जब हम कहते हैं कि रेडियन क्या है तो इससे क्या मुराद होती है, इसके लिए हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस हमारे पास आर है। नीचे हमने मतलब एक सर्कल कंसिडर किया हो गया, इसका रेडियस क्या है, आर है। और हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने सर्कल के सेंटर पे हमने एक एंगल कंसिडर किया ए ओ बी। पीछे हमने डिस्कस किया है कि एंगल के लिए हमें दो रेज की ज़रूरत होती है। ये हमने दो रेज लिए, एक ओ ए का नाम हमने दिया, दूसरी को ओ बी का नाम दिया। और इनका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास ओ है, ओरिजिन है। मीन्स कि इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, वो ओरिजिन है। तो इसको हम रेडियन क्या, रेडियन कब कहेंगे, तो रेडियन के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती है। हम रैंडमली कोई रेज नहीं ले सकते किसी भी सेंटर पे और हम उसको कह सकते हैं कि ये रेडियन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो रेज हैं वो कट ऑफ करें आर के बी को। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेज है, इसका डिस्टेंस, इसकी लेंथ इस सर्कल के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो जब हमारे जो अरे है, रेज हैं वो कट करेंगी इस आर को जिसकी लेंथ हमारे पास रेडियस के इक्वल है। तो ये जो एंगल हमारा बनेगा उसको हम कहेंगे कि हमारा जो एंगल है वो उसकी जो मेजरमेंट है वो 1 रेडियन की है। इस तरह हम डिफाइन करेंगे कि हमारे एंगल की वैल्यू 1 रेडियन कब है, जब हम एक आर्क लेंगे, उस आर्क की जो लेंथ होगी वो हमारे रेडियस की इक्वल होगी। तो इन दो रेज जो कट करेंगी उस आर्क को, तो उनसे बनने वाले एंगल को हम रेडियन का नाम देंगे। मज़ीद अगर हम एंगल को देखेंगे, जब हम कहेंगे कि हमारे एंगल की वैल्यू, जब हम कहेंगे कि हमारे एंगल की वैल्यू हाफ रेडियन है, तो इसका क्या मतलब होगा। उसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस, हमारे पास जो ये वाली फिगर है, इस सर्कल में अगर हम देखें तो ये हमारी जो रेज हैं, ये रेडियस जहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस है, लेकिन जो हमारी जो आर्क है वो कट कर रही है, जो हमारी रेज है जिसको वो कट कर रही है। तो हाफ रेडियन उस वक्त होगा कि जब हमारी जो टर्मिनल साइड है एंगल की, वो जिस आर्क को कट करेंगी उस आर्क की लेंथ हमारे पास हमारे रेडियस के हाफ के बराबर होगी। तो उस वक्त कहेंगे कि हमारा जो रेडियन है वो हाफ रेडियन है, हमारे जो एंगल की जो वैल्यू है वो हाफ रेडियन है। इसी तरह जब हम कहेंगे कि हमारे एंगल की जो वैल्यू है वो 2 रेडियन है, तो इससे क्या मुराद होगी, इससे मुराद ये होगी कि जो हमारे पास एंगल की जो टर्मिनल साइड है, ये हमारे पास इनिशियल साइड हो गई, और ये जो हमारे पास टर्मिनल साइड है, ये जिस आर को ये कट कर रही हैं, तो उस आर की जो लेंथ है वो हमारे रेडियस से डबल है। तो इस तरह उस एंगल की वैल्यू हमारे पास 2 रेडियन होगी। इसके नीचे मेन यही कंसेप्ट है, जब हम कहेंगे कि हमारा जो रेडियन है वो 50 जो एंगल है 50 डिग्री की, 50 रेडियन का है, तो उसको हम इस तरह इसको जर्नलाइज कर सकते हैं। जब भी हम किसी एंगल की वैल्यू को कहेंगे कि उसकी ये वैल्यू है, तो उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो यही हमारा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री क्या होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन बता रही है कि जब हमारे पास एंगल की वैल्यू 2 पाई रेडियन होगी, उस वक्त जो वो 360 डिग्री की इक्वल होगा। इस तरह हमने पढ़ा है कि 360 डिग्री से अब क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हमारे एंगल ने एक पूरी रोटेशन कंप्लीट कर ली होगी। तो उस वक्त अगर हम रेडियन में कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे जो एंगल की वैल्यू है वो है 2 पाई रेडियन। और डिग्री में बात करेंगे तो उस वक्त हमारी 360 डिग्री होगी। अब ये रिलेशन किस तरह आता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये स्टडी किया है, ये हम कैलकुलस के कोर्स में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स में ही प्रूव किया गया है कि ये किस तरह रिलेशन आता है। तो हमने सिर्फ ये याद कर रखना है कि 2 पाई रेडियन हमारे पास 360 डिग्री की इक्वल होता है।
कन्वर्ट करना होगा, जो डिग्री में गिवन होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से, तो हमारा जो एंगल गिवन होगा डिग्री में वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। और जब हमारे पास कोई भी एंगल गिवन होगा रेडियन में, उसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो उस एंगल को जो गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से। इस तरह हम अपने एंगल को रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी हम छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हमने क्या किया है, पाई ओवर 180 से हमने मल्टीप्लाई किया है, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 10 पाई ओवर 9 रेडियन। तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है बाय मल्टीप्लाइंग पाई ओवर 180। सिमिलरली अब -3 पाई ओवर 4 हमारे पास एक एंगल की वैल्यू है या मेजरमेंट है जो रेडियन में गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। उसको हमने क्या किया है, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास जो रेडियन था वो डिग्री में चेंज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद है। तो इससे मुराद हम ये लेते हैं कि जब भी हमारा एंगल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह होगा कि जब उसकी इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, और उनका जो वर्टेक्स होगा, जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो हमारा उस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन एंगल है वो उसकी पोजीशन स्टैंडर्ड है। हम इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये इससे क्या मुराद है। ये हमने अब 4 फिगर लिए हैं जो जो शो कर रही हैं कि हमारा जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल अब इधर हमारे पास देखें अल्फ़ा एंगल, अब इसका जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और इसकी टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारा जो अल्फ़ा एंगल है इसकी पोजीशन स्टैंडर्ड है। इसी तरह अगर हम ये बीटा एंगल को देखें, तो इसकी भी हमारे पास जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और टर्मिनल साइड इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। सिमिलरली जो हमारे पास गैमा है एंगल, उसकी भी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सेस पे और जो इसकी टर्मिनल साइड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसको भी हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। और सिमिलरली जो थीटा एंगल है वो भी हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। और इसके अलावा ये हम कहेंगे कि ये जो अगर हमारा फॉर एग्जांपल किसी भी एंगल की इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सेस पे हो और इसकी टर्मिनल साइड वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आ रही हो, तो उस एंगल को हम क्वाड्रेंटल एंगल भी कहेंगे। तो हमारे पास 4 किस्म के क्वाड्रेंटल एंगल हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री अगर इधर होगा अगर इधर होगा तो इधर होगा तो 90 डिग्री, इधर 270 डिग्री, और देन हमारे पास अगर इधर हो जाएगा मीन कि इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो जाएंगी, तो उस क्वाड्रेंटल एंगल को हम 360 डिग्री का कहेंगे, 2 पाई का। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एक्यूट एंगल से हम फेमिलियर होते हैं क्योंकि ये हमारे पास हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड है उनके रेशो से हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी वर्टेक्स ए बी एंड सी हैं, और इसकी हमने इस ए सी साइड को हमने एडजेसेंट का नाम दिया है, बी सी साइड को हमने हाइपोटेन्यूज का नाम दिया जिसको हमने एच बाई पी से डिनोट किया, और ए बी को हमने अपोजिट का नाम दिया। तो अब इसकी मदद से हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक ही एंगल होता है जो 90 डिग्री का, तो ऑटोमेटिकली बाकी दो जो एंगल होते हैं वो हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं। तो उनके लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करते हैं वो इसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का हम रेशो लेते हैं, तो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइन थीटा हमारे पास कौन सा होता है, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा अपोजिट ओवर एडजेसेंट, कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट, सीकेंट थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट होता है, कॉट थीटा हमारे पास एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। इसके लिए एक ट्रिक भी वैसी होती है सोआ का टोआ के नाम से, जिसकी मदद से हम इनकी रेशो को याद कर सकते हैं। अब एक और गौर तलब बात यह है कि
अब हमने ये थीटा हमने इस साइड पे लिया सी पोजीशन पे, इसीलिए हमारी ये साइड एडजेसेंट बन गई है। ये बात हमने ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर हम ये थीटा इधर बी वाली साइड पे बी वर्टेक्स पे ले लेंगे तो फिर हमारी एडजेसेंट ये बस ये साइड बन जाएगी, तो फिर उस हिसाब से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि एडजेसेंट साइड हर वक्त ये नहीं होती, ये इस थीटा पे डिपेंड करती है जो हमने ली है। थीटा अगर हम ये इधर ले लेंगे बी वर्टेक्स पे, तो हमारी एडजेसेंट फिर ये वाली साइड बन जाएगी जो कि ए बी है। अभी क्योंकि हमने थीटा सी वाली साइड पे लिया तो एडजेसेंट साइड हमारी ए सी बन गई है। इस तरह हमने जो एक्यूट एंगल के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम राइट ट्राइंगल की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। और नाउ हम डिस्कस करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हमने किसी भी एंगल के लिए डिफाइन करना होगा तो उसको हम किस तरह लेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उसको हमने मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो एंगल को वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे लेंगे किसी भी सर्कल जिसका रेडियस आर होगा। मीन्स कि जिस तरह हमने इधर ले रखा है कि हमारे पास एक सर्कल है और रेडियस आर का, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट जो हमारे पास पॉइंट होंगे ना, ये क्योंकि दो रेज है ना हमारे पास, तो ये जो हमारे पास टर्मिनल साइड है ये सर्कल के जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को हमने पी ऑफ एक्स वाई का नाम दे दिया। और अब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे ही हम डिफाइन करेंगे। तो अब हमारे पास टर्मिनल साइड थी जो कि पी ऑफ एक्स वाई पे सर्कल को कट कर रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, साइन थीटा को हमने डिफाइन किया है जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट और आर क्या था, रेडियस था, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कोई भी वाई की वैल्यू है। सिमिलरली हम कॉस थीटा को किस तरह डिफाइन करेंगे, एक्स ओवर आर की मदद से, और टेन थीटा को वाई ओवर एक्स की मदद से। तो इस तरह हमने अब किसी भी जो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी थीटा के लिए अब हमने डिफाइन कर लिया। अब देखें ना यहाँ पे हमारी फिगर में थीटा एक्यूट एंगल नहीं है, ये 90 से बड़ा है। तो इस तरह हमने इस थीटा के लिए हमने अब अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। अब सिमिलरली हमारे पास जो अदर थ्री रेशोज हैं, कोसिकेंड सीकेंड का इन्वर्स ही होता है, उलट होता है। अगर वो वाई ओवर आर है तो ये आर ओवर वाई। कॉस थीटा हमारे पास एक्स ओवर आर है तो सीकेंड थीटा आर ओवर एक्स। टेन थीटा हमारे पास वाई ओवर एक्स है तो कॉट थीटा एक्स ओवर वाई है। इस तरह हमने अपनी जो सिक्स रेशोज हैं किसी भी एंगल के लिए हमने डिफाइन कर ली हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अक्यूट एंगल के लिए हम किस तरह डिफाइन करते हैं और किसी भी और एंगल के लिए हम किस तरह डिफाइन करते हैं। अब यही चीज़ हम अक्यूट एंगल के भी कर सकते हैं। अगर हम इसी एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएं तो बिल्कुल वही सारी चीज़ें बन जाएंगी जो हमने पहले डिस्कस की हैं अक्यूट एंगल के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम ही होता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट हमारे पास ये है कि जब हमारे पास इनके कोशेंट, अब टेन थीटा को हम साइन ओवर कॉस थीटस की भी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें साइन थीटा है वाई ओवर आर, कॉस थीटा है एक्स ओवर आर। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, और वाई ऊपर है तो वाई ओवर एक्स साइन थीटा, और ये एक्स हमारे पास कॉस थीटा से आ रहा है तो ये एक्स नीचे आ जाएगा। तो इधर देखें तो इसी तरह हम टेन थीटा को इस रेशियो में लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जब हमें पता है कि टेन थीटा को कॉट थीटा, जब टेन थीटा को उलट करेंगे तो ये हमारे पास कॉट थीटा बन जाएगा, तो कॉट थीटा को हम वन ओवर टेन थीटा में लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास सीकेंड थीटा होगा तो हम वन ओवर कॉस थीटा से भी लिख सकते हैं, और कोसिकेंड थीटा होगा तो हम उसको वन ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन को डिस्कस करेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन कौन से होते हैं, तो ये जो रिलेशन है हमारे पास उधर हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जो हमारे पास कॉस का साइन होगा वही साइन हमारे पास सीकेंड का होगा। जो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसिकेंड भी पॉजिटिव होगा। टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे जब हम साइन अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी क्वाड्रेंट में साइन को डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है हमारे पास कि हमारे जो क्वाड्रेंट में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साइन किस तरह होंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 4 कोऑर्डिनेट ही होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास ऑल सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, जी मीन कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि हमने पीछे रिलेशन पढ़ा है, साइन पॉजिटिव होगा तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोसिकेंट 1/, साइन ही होता है। तो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ साथ कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होगा। कॉस पॉजिटिव होगा तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह हम ये पीछे रिलेशन की मदद से हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव होंगे। अगर हमें यही चार पता हो ना, ऑल, ये साइन इधर पॉजिटिव है, इधर टेन पॉजिटिव है, इधर कॉस पॉजिटिव है, तो हमें बाकियों का बताना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी होती है कि जिसको हम ASTC का नाम देते हैं, मीन ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन एंड सी फॉर कॉस। तो इसका क्या मतलब, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। तो ये हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसकी मदद से हमें ये आसानी हो जाती है कि हमने ये किस तरह याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा पॉजिटिव होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसकी मदद से हम बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन है वो इजीली बता सकते हैं। तो ये हमारे पास था साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देन हमारे पास है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है किसी भी एंगल की टर्मिनल साइड के दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान। यहाँ पे हमारे पास है एक्स एक्सिस। तो हम रेफरेंस एंगल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इसकी मदद से हमें जितना भी बड़ा गिवन एंगल क्यों ना हो, हम रेफरेंस एंगल की मदद से उसकी वैल्यू, उस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा गिवन एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो उसकी मदद से हम रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे और फिर हम इजीली उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा गिवन एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो रेफरेंस एंगल भी उसका वो खुद ही अपना रेफरेंस एंगल होगा। और जब हमारे पास गिवन एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो उसका जो रेफरेंस एंगल होगा वो हमारे पास पाई माइनस थीटा होगा। और जब हमारा क्वाड्रेंट गिवन क्वाड्रेंट थर्ड सॉरी गिवन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो उसका रेफरेंस एंगल थीटा माइनस पाई। तो इस तरह उसकी रेफरेंस एंगल की वैल्यू होगी जब हमारा क्वाड्रेंट एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जब हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो उस वक्त जो उसका रेफरेंस एंगल होगा 2 - थीटा। और यहाँ से आप एक और चीज़ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे रेफरेंस एंगल की वैल्यू ये हमेशा हमारे पास एक्यूट एंगल ही होता है। तो इस तरह हम रेफरेंस एंगल किसी भी एंगल का निकाल के हम बहुत इजीली बहुत बड़े बड़े एंगल की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू उन पे फाइंड कर सकते हैं। हम एक आगे एग्जांपल करेंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि रेफरेंस एंगल कितने काम की चीज़ है और कितना इजीली हमें कितना हेल्पफुल हमारे लिए होगा। तो मेरे पास वही इंपॉर्टेंट नोट है जो जिसको हमने अभी बताया, तो उसको हमने ये लिख भी दिया कि वी कैन फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल बाय एन आइडिया ऑफ रेफरेंस एंगल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ASTC। ASTC वही ऑल्सो टेक कैलकुलस वाली कि हमने ये बताना है कि हमारे जो क्वाड्रेंट में एंगल की साइन कौन सा होगा। तो अब इससे एग्जांपल करते हैं जिसकी मदद से हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि अब ये हमारे पास एग्जांपल क्या है कि हमने साइन कॉस और टेन की वैल्यू बतानी है 5π/3 पे। तो इसकी हमने, क्योंकि ये अब हमारे पास एक बड़ा एंगल है, तो इसके अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसके लिए हम ये चेक करते हैं, ये हमारे पास क्योंकि 5π/3 हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 300 बनती है, तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा,
ये होगा यहाँ पे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये यहाँ कहीं पे होगा। तो ये हमारे पास आ गया 5 पाई ओवर 3, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता है इसका रेफरेंस एंगल किस तरह फाइंड करते हैं। रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू हमारे पास है 2 पाई और माइनस गिवन एंगल जो कि 5 पाई ओवर 3 है। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ गया पाई ओवर 3। और पाई ओवर, अब देखिए रेफरेंस एंगल हमारा पाई ओवर 3 आ गया। अब पाई ओवर 3 की वैल्यू हमें फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो किस तरह, हमें पता है कि साइन साइन पाई ओवर 3 की क्या वैल्यू होती है। साइन साइन पाई ओवर 3 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। और कॉस पाई ओवर 3 की वैल्यू भी हमें पता है। ये तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें पता होती है 1/2। और टेन पाई ओवर 3 की कौन सी वैल्यू होगी, ये हमारे पास होती है √3। अब लेकिन हमने तो फाइंड करनी है 5 पाई ओवर 3। तो जो साइन और कॉज और टेन 5 पाई ओवर 3 की वैल्यू तो यही होंगी, लेकिन उसके लिए हमने ए एस टी सी का भी यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर अब साइन 5 पाई ओवर 3 की वैल्यू तो बिल्कुल यही होगी जो हमारी पाई ओवर 3 के मीन्स के √3/2। लेकिन अब हमने ये देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। अब हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉज ही पॉजिटिव होता है, साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब कॉज 5 पाई ओवर 3, इसकी वैल्यू भी वही होगी जो कॉस पाई ओवर 3 की, मीन 1/2। ए एस टी सी का यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, तो हमारा कॉस 5 पाई ओवर 3 भी पॉजिटिव, मीन के 1/2 ही इसकी वैल्यू होगी। और टेन देन हमारे पास है टेन 5 पाई ओवर 3, इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम ही होगी √3। लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होते हैं, तो ये 5 पाई ओवर 3 की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो इस तरह हमने रेफरेंस एंगल की मदद से एक बड़े एंगल पे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड करनी है, रेफरेंस एंगल की मदद से और ए एस टी सी की मदद से। देन हमारे पास है ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हमारे पास किस तरह होंगे। जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉज की, तो उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इस कॉज फंक्शन की, वो हमारे पास 1 होगी। मीन कि जब हम ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो एंगल है, तो जब हम उसको एंगल फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है 0, जब इसमें पुट करेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 1 जो कि मैक्सिमम होगी। पाई ओवर 2 पुट करेंगे तो पाई ओवर 2 पे हमारे पास 0 है इसकी वैल्यू। तो इस तरह जब हम मुख्तलिफ एंगल लेके इसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा कॉज फंक्शन का। और जब हम ग्राफ बना लेते हैं तो इस तरह बड़ा इजीली पता चलता है कि इसकी डोमेन रेंज का। तो इसकी डोमेन में क्योंकि ये किसी भी जगह पे भी हमें कोई हर जगह भी मतलब वैल्यू देगा, तो यहाँ पे इसकी डोमेन हो गई x-∞ टू +∞। मीन्स कि हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, एंगल के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिलेगी, तो वो उसकी डोमेन में वो एलिमेंट शामिल होगा। और उसके बाद अगर हम इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज हमारे पास की -1 से 1 ही है। मीन्स कि हम कोई भी एंगल की वैल्यू लें तो वो -1 और 1 के दरमियान ही उसकी वैल्यू होगी। तो ये इसकी रेंज बन गई। सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस की डोमेन भी हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी है, और रेंज की अगर बात करें तो वो -1 से 1 के दरमियान है। इसी तरह हम जब हम मुख्तलिफ एंगल लेके उसकी वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू समथिंग, तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, तो उसको जब हमने प्लॉट किया तो वो हमारे पास कुछ इस तरह उसका ग्राफ बना है। तो उसके बाद हमारे पास टेन का ग्राफ है। टेन का ग्राफ हमारे पास इस तरह होगा कि अगर हम 0 पुट करेंगे, तो क्योंकि टेन हमारे पास क्या है, साइन ओवर कॉज है, तो कॉज पे साइन टेन की वैल्यू जो 0 पे हमारे पास वो 0 ही होगी। लेकिन जैसे ही पाई ओवर 2 पुट करेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस टेन हमारे पास रेशो होता है साइन ओवर कॉज का।
और कॉज हमारे पास पाई/2 पे हो जाता है 0। इसकी वजह से हमें एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलता है पाई/2 पे। तो इसी तरह 3 पाई/2 पे भी हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा पास कुछ इस तरह का होगा। तो ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है पाई/2, जो इस तरह लाइन बिल्कुल ऊपर जा रही है और इसी तरह नीचे भी, इसका मतलब ये है कि इधर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट है, मीन्स कि वहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। तो ये हमारे पास tan x का हमारे पास आ गया ग्राफ। सिमिलरली अगर सीकेंड एक्स हमारे पास क्या होता है, 1/1 कॉज एक्स। अब कॉज एक्स की अगर हम बात करें तो जब भी हम उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगी। मीन की ज़ीरो पुट करेंगे तो इस सीकेंड एक्स की वैल्यू, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 1/1 1 ही आ जाएगा। पाई/2 पुट करेंगे तो cos पाई/2 ज़ीरो हो जाता है, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे अब सीकेंड एक्स का पाई/2 पे भी हमें एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगा, माइनस पाई/2 पे भी वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगा। इस तरह जब हम माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है कॉज एक्स की, सीकेंड एक्स की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इस तरह मुख्तलिफ वैल्यू हम पुट करके हमारे पास जो ग्राफ बनेगा सीकेंड एक्स का वो इस तरह होगा। इसकी डोमेन में हमारे पास माइनस प्लस माइनस पाई/2 नहीं होंगे, क्योंकि जिन पॉइंट पे हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल रहा है वहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन है। इसका मतलब ये है कि हम उन्हें उन पॉइंट्स को डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। और इसकी रेंज में -1 से छोटे और 1 से बड़े, ये चीज़ हमें ग्राफ से बड़ा इजीली शो हो रहा है। मीन कि यहाँ पे जो हमारे पास इधर है ये -1 से छोटी वैल्यूज़ है और ये 1 से बड़ी वैल्यू है। तो इस तरह हमारा सीकेंड एक्स की जो रेंज होगी वो इस तरह हमें मिलेगी ग्राफ को यूज़ करते हुए। सिमिलरली कोसिकेंड एक्स की भी हमारे पास इस तरह होगी, क्योंकि कोसिकेंड का साइन के साथ रिलेशन होता है 1/sin x, और साइन एक्स हमारे पास ज़ीरो पे क्या होता है, ज़ीरो, तो इसका मतलब ये कि ये ज़ीरो पे हमें एसिम्प्टोट मिलेगा। ज़ीरो पे मिलेगा माइनस पाई माइनस प्लस माइनस पाई प्लस और प्लस -2 पाई। तो ये जो यहाँ पे हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल रहा है उनको हम अपनी डोमेन से एक्सक्लूड कर देंगे। तो वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी, डोमेन में वो एलिमेंट होंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन है, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। तो इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज बिल्कुल सीकेंड एक्स की तरह है, मीन कि वाई या तो -1 से छोटे होंगे या वाई से बड़े 1 से बड़े होंगे। देन लास्ट में हमारे पास है कॉट एक्स, कोटेंजेंट जिसे कहते हैं, कोटेंजेंट एक्स हमारे पास 1/टेंजेंट एक्स होते हैं। इसका एसिम्प्टोट भी हमें 0 पे मिलेगा और प्लस माइनस पाई +-2 पाई, लेकिन इसकी रेंज में हमारे पास माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होंगी। मीन्स कि अगर हम गौर करें तो जहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल रहा है वहाँ पे हमारे पास रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है। तो इस तरह हमारे पास ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आ गए और उसके करस्पॉन्डिंग उनकी डोमेन और रेंज आ गई। तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।